अदालतों में आम तौर पर जो मुजरिम रहते हैं उनके वकील तरह तरह से बचने की कोशिश करते हैं। वो तरह तरह के सबूत खारिज करवाने चाहते हैं, वो गवाहों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुजरिमों के वकील करते हैं। जब किसी देश में सरकार का वकील अदालत से कतराने लगे, अदालत से मुंह चुराने लगे या नज़रें चुराने लगे, तो बात थोड़ी सी अटपटी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कल हुआ, जब केंद्र सरकार और गुजरात सरकार, इनके वकीलों ने बिल्किस बानो केस में चल रही एक अपील की सुनवाई में केंद्र सरकार और गुजरात दोनों की तरफ से अदालत में वे फाइलें पेश करने से मना कर दिया जिसके आधार पर बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप करने वाले लोगों को और कत्ल करने वाले लोगों को समय के पहले, सज़ा पूरी होने के पहले जेल से छोड़ा गया था। इस मामले को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और ये मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इसको थोड़ा ठीक से समझिए। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जब गुजरात में मुस्लिमों के ऊपर जगह जगह हमले हुए, उस वक्त बिल्किस बानो और उसका परिवार ये डर के मारे भाग गए कि इनके ऊपर हमले हो सकते हैं। वहाँ पर जाकर एक भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया। वो गर्भवती थी उस समय। उसकी माँ को मार डाला, उसकी बेटी को मार डाला। इन 3 पीढ़ी पे हमला हुआ। बिल्किस बानो गर्भवती थी, उससे बलात्कार हुआ, उसकी 3 साल की बेटी का सिर जमीन पे पटक के उसको मार डाला, शायद इसलिए कि बलात्कार में रोक टोक न करे, वो बाधा न बने। उसकी माँ को मार डाला, उसके परिवार के 7 लोगों को मार डाला। कुल मिलाकर 14 कत्ल किए गए। 14 कत्ल और सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 लोगों को पुलिस वहाँ कोई सज़ा दिलवाना चाहती नहीं थी। पुलिस में रिपोर्ट हुई, लेकिन पुलिस ने मामले को फाइल कर दिया, दाखिल दफ्तर कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, चारों तरफ गया ये मामला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से सीबीआई ने इस मामले की जांच की और गुजरात में 2002 के बाद जब तक 2009 तक जब तक भी इस मामले की जांच चलनी थी, गुजरात में अदालत में सुनवाई का माहौल नहीं था। तो महाराष्ट्र की सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब अदालत, और ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, जब अदालत किसी मामले को उस राज्य से बाहर तबादला करती है, उसका मतलब है कि उस राज्य में उसके ईमानदारी से सुनवाई की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आमतौर पे ऐसा नहीं किया जाता है, ये किया गया। महाराष्ट्र की सीबीआई कोर्ट ने इनको उम्र कैद सुनाई, इन 11 लोगों को। गैंग रेप और 14 हत्याएं, इसमें इन लोगों को सज़ा सुनाई गई। हालत ये है कि गुजरात की जेल में जब ये लोग बंद थे, ये 11 लोग, इनको अंधाधुंध पैरोल मिलते रही। जब मर्जी हो ये जेल के बाहर निकल कर आकर घूमते रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूछा, गुजरात और केंद्र सरकार दोनों से कल पूछा कि इनको 1100 दिन की पैरोल मिली है, जो 3 साल से ज़्यादा होता है। 3 साल से ज़्यादा की पैरोल इनमें से एक पा चुके हैं, उतना घूम चुके हैं, बाहर मटर गश्ती कर चुके हैं, और एक को तो 1500 दिन की पैरोल मिली है इनमें से। और ये बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी मालूम है ये कि ये 11 के 11 लोग हिंदू लोग थे। ये सरकार को एक तबके के रूप में पसंद थे, इसलिए इनको इतनी पैरोल मिल रही थी। कोई आम मुजरिम रहे, गरीब मुजरिम रहे, पॉकेटमारी में, छोटे किसी मामले में बंद रहे, किसी को ऐसी पैरोल नहीं मिलती है।
इसके लिए या तो बहुत बड़े फिल्म स्टार होने की ज़रूरत है कि संजय दत्त है या कोई है, उसको ऐसी पैरोल मिलती है, या सरकार के पसंद के लोग रहें ऐसे तो पैरोल मिलती है। अब ये पैरोल का तो मामला चल रहा था, ये पंजाब हरियाणा में ये बाबा राम रहीम को भी इसी तरह से मन मर्जी से पैरोल मिलती है, सत्ता की मेहरबानी से। पैरोल के अलावा 15 साल की कैद पूरी हो जाने पर लोग एक अपील कर सकते हैं कि हमारा चाल चलन आचरण अच्छा था, अब बाकी सज़ा माफ़ करके हमको छोड़ दिया जाए। एक ऐसा प्रावधान है, छोटे मोटे जुर्म के मामले में, बड़े संगीन जुर्म के मामले में नहीं है। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि सरकार गर्भवती से बलात्कार, उसकी बच्ची और मां की हत्या, कुल 14 हत्या, इसको संगीन मानती है कि नहीं मानती है। जाहिर है कि गुजरात और केंद्र सरकार ने इसको संगीन नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट कल हक्का बक्का था, उसके 2 जज हक्का बक्का थे इसको लेकर कि ये मामले को आप 302 हत्या का जो दूसरा मामला रहता है उसके साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। हत्या किसी ने एक हत्या कर दी, उसको आपने 15 साल के बाद में, 14 साल के बाद में अगर उसको बरी कर दिया, तो क्या ऐसे हत्यारे, ऐसे सामूहिक बलात्कारी, क्या इनको भी आप उसी तरह से मान सकते हैं? क्या उसी तरह से छोड़ सकते हैं जैसे कि एक हत्या के किसी मुजरिम को कभी कभी छोड़ा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट हक्का बक्का था, उसके 2 जज जो इसको सुन रहे थे वो हक्का बक्का थे। और जब उन्होंने कहा कि आप हमको फाइलें दिखाओ कि आपने क्या सोच के, क्या विचार करके, किस आधार पर इन लोगों को छोड़ा है, और ये तो आपने देखा होगा इनको कब छोड़ा गया। पिछले साल 2022 के 15 अगस्त को इनको छोड़ा गया। मानो आज़ादी इन्हीं के लिए बनी है, स्वतंत्रता दिवस इन्हीं की स्वतंत्रता के लिए बना है, इस तरह से उनको छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनके वकीलों को कहा कि आप ये बाकी देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह के मुजरिम, उनकी इस तरह से रिहाई, आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी देश को? ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि जज मांग रहे हैं कि आप फाइलें दिखाइए कि आपने किस आधार पे इनको छोड़ा, क्या विचार विमर्श हुआ, किसने क्या लिखा है, हम देखना चाहते हैं उसको, किस बुनियाद पे इनको छोड़ा गया है। तो केंद्र सरकार और गुजरात सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहा कि हम फाइल नहीं दिखाएंगे, हम फाइल दिखाना नहीं चाहते। इस लोकतंत्र में ये कल्पना भी कुछ मुश्किल है कि कोई सरकार अपने काम के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ये कहे कि हम आपको फाइल नहीं दिखाएंगे, हम फाइल दिखाना नहीं चाहते, आपको नहीं दिखाएंगे। ये कहा कि आप जो फाइल दिखाने बोल रहे हैं, हम इसके खिलाफ एक केस फाइल करेंगे कि हम नहीं दिखाएंगे आपको फाइल। तो जजों ने कहा, आपने केस तो फाइल किया नहीं, हमने तो पिछली पेशी में आपसे मांगी थी फाइलें, आप ना फाइल दिखा रहे हैं ना आपने कोई केस फाइल किया है, तो ये अदालत की अवमानना है ये। और अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं फाइल, तो हम अपने निष्कर्ष खुद निकालेंगे कि आपने ये क्यों इनको पैरोल पे छोड़ा है, और पैरोल पे नहीं, इनको बरी कर दिया, इनको रिहा कर दिया, क्यों किया है, क्यों इतनी बार पैरोल दी है, इसके निष्कर्ष हम अपने खुद निकालेंगे, ये जजों ने कहा। अब फाइल पेश करने के लिए कहा है, तो अब केंद्र सरकार और गुजरात सरकार या तो फाइलें पेश करे सुप्रीम कोर्ट के सामने, या एक दूसरा केस दायर करे कि ये जज हमसे फाइल मांग रहे हैं, हम नहीं दिखाना चाहते फाइल। आमतौर पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में होता है कभी कभी कि फौज से जुड़ा हुआ कोई मामला है, पेगासस के मार्फत हमने किसी की जासूसी की है कि नहीं की है, पेगासस हमने खरीदा है कि नहीं खरीदा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के कुछ मामले ऐसे रहते हैं
जिसमें केंद्र सरकार कभी कभी ये आड़ लेती है कि इसको अदालत को बताना उचित नहीं होगा, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। क्या एक राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की गर्भवती औरत से सामूहिक बलात्कार, उसकी बच्ची को ज़मीन पे पटक के मार देना, उसकी माँ को मार देना, 14 लोगों के कत्ल कर देना, क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा कोई मामला जुड़ा हुआ है? जो संगीन जुर्म से परे जो मामले रहते हैं, जिनमें समय से पहले ऐसी रिहाई पे विचार किया जा सकता है, क्या ये मामला भी संगीन नहीं है? जजों ने कहा है वकीलों से कल, और जस्टिस जोसेफ एक पुरुष जज थे और जस्टिस नागरत्ना महिला जज थी, इन्होंने कहा, वकीलों से कहा कि आज इस महिला के साथ हुआ है, कल ये हमारे आपके साथ हो सकता है। आप क्या संदेश दे रहे हैं पूरे देश को? जजों को ये याद दिलाना पड़ रहा है, सरकारों को, कि जो आप कर रहे हो ये कल दूसरों के साथ भी हो सकता है। तो आज हालत ये है, जैसे हम बच्चों के बारे में कहते हैं कि कानून के साथ टकराव लेता हुआ बच्चा, बाल अपराधी को अपराधी भी नहीं कहा जाता, अब ये कहा जाता है कि कानून के साथ टकरा रहा है ये बच्चा, अ चाइल्ड इन कन्फ्रंटेशन विद लॉ। ये हमारी सरकारें हैं जो अदालत के साथ कन्फ्रंटेशन पे हैं, टकराव कर रही हैं अदालत के साथ, कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम फाइलें नहीं दिखाएंगे, हमने बलात्कारियों को समय के पहले क्यों छोड़ा हम नहीं दिखाएंगे, हमने फाइलों पे क्या लिखा वो भी नहीं दिखाएंगे। ये भयानक नौबत है, ये बहुत ही भयानक नौबत है। और इस देश की अदालतों में करोड़ों मामले पड़े हुए हैं, जो गरीब, बेसहारा, लाचार लोगों के मामले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ निपटारा नहीं हो रहा है। और यहाँ इस देश की सरकार अपने रेगुलर कामकाज, जो उसका नियमित काम फाइलों पर हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट को दिखाने से मना कर रही है। तो अदालत का बोझ कम होगा कहाँ से? कहाँ से फैसलों का जल्दी निपटारा होगा? कहाँ से इंसाफ होगा? ये सरकार किस तरह का टकराव ले रही है सुप्रीम कोर्ट से, इसका एक छोटा सा एक और उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में अभी कुछ साल पहले ये कहा गुजरात सरकार को कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, 2 हफ्ते के भीतर, या ऐसा कोई आदेश है, तुरंत समय सीमा के भीतर मुआवजा दिया जाए। नहीं दिया गुजरात सरकार ने, समय सीमा निकल गई, नहीं दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई कि साहब आपके कहे हुए भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, जजों ने पूछा वकील से, तो उसने कहा बहुत ज़्यादा है मुआवजा, 10 लाख रुपया बहुत होगा। एक महिला जिसके साथ गैंग रेप किया गया, बच्ची को मार डाले, माँ को मार डाले, पूरे कुनबे को मार डाले, उसको 50 लाख रुपया देने के लिए, मुआवजा देने सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की। निकल गई समय सीमा, सब निकल गया। गुजरात सरकार ने कहा कि बहुत ज़्यादा है मुआवजा, हम नहीं देंगे। ये देश का सबसे संपन्न राज्य होने का दावा करता है गुजरात। यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे पास बंदरगाह हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बंदरगाह चला रहे हैं। नाम का कोई यहाँ पे कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं। लेकिन हालत ये है कि सरकार किस तरह से कन्नी काट रही है, निगाह चुरा रही है, आनाकानी कर रही है सुप्रीम कोर्ट से। ये देखने की बात है। ये अब मुझको नहीं मालूम कि अगर 2 सरकारें, एक राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, अगर ये अड़ी हुई हैं कि हम फाइल नहीं दिखाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? शायद बहुत कुछ कर सकता है, देखना होगा क्या कर सकता है। उन्होंने कहा है कि हम इसको अदालत की अवमानना मान रहे हैं, और अगर आप नहीं दिखाओगे तो हम अपने निष्कर्ष खुद निकालेंगे कि आपने क्यों किया है ये। और दुनिया को मालूम है क्यों किया है। जिस वक्त ये लोग निकले हैं जेल के बाहर, ये 11 लोग, माला पहना के, मिठाई खिला के इनका स्वागत किया गया।
उसके बाद इनमें से कुछ लोग भाजपा के कार्यक्रम में मंच पे दिख रहे हैं, उनकी फोटो वीडियो चारों तरफ तैर रहे हैं। तो ये मालूम है कि ये क्यों रिहा किया गया है, इनको इनका ये स्वागत क्यों हो रहा है, ये पता है। ये भी लोगों को पता है कि देश में ये क्या संदेश दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, एक तबके को क्या संदेश दिया जा रहा है और दूसरे तबके को क्या दिया जा रहा है। इस एक सरकारी फैसले से देश के दो तबकों को दो अलग अलग संदेश दिया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मैं व्याख्या अभी तुरंत नहीं कर रहा इससे ज़्यादा, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो मैं इसी मामले पर चर्चा के लिए आया हूँ। अगली सुनवाई के बाद हो सकता है हम फिर आपके सामने आएँ, लेकिन आप सोच के देखिए, कानून की आपकी समझ हो सकता है मुझसे कुछ अधिक हो, मेरी समझ बहुत सीमित है, लेकिन मुझको दिख रहा है कि ये किस तरह की बेइंसाफ़ी चल रही है, ये किस तरह की हैवानियत चल रही है, ये लोकतंत्र किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, ये दिख रहा है मुझको बहुत अच्छे से। आप भी देखिए, सोचिए, और जो कि अदालत ने कहा है उस बात पे गौर ज़रूर कीजिए। आज ये उसके साथ हुआ है, कल ये हमारे आपके किसी के भी साथ हो सकता है, इस बात पे गौर कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कल ऐसी चीज़ आपके हमारे किसी के भी साथ हो सकती है। अगर सरकार को कोई तबका नापसंद है, उस तबके के किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर सरकार को कोई तबका पसंद है, उस तबके के कोई भी लोग ऐसा कर सकते हैं। इस बारे में सोच कर देखिएगा। आखिरी में मैं एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ, आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आते हैं तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, उसमें नापसंद हैं तो उसको डिसलाइक कीजिए। पसंद आते हैं तो औरों को आप बढ़ाने के बारे में भी सोचिए। मैं फिर आपके बीच रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।